आइए मेरे किसान भाइयों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किसान पुत्र में। और मैं कामिल अंसारी पुनः आपकी सेवा के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। और आज हम बात करेंगे मटर की A to Z खेती के बारे में। हमारे मटर में कितने प्रकार के रोग लगते हैं, हमें कितने बीज की बुवाई और किस प्रकार से करनी है, आज हम उसके पूरे टॉपिक पे बात करेंगे। और हमें कितनी सिंचाइयाँ करनी होती हैं, बीज की बुवाई किस प्रकार से करनी है, हमें खेत किस प्रकार से तैयार करना है, कितने दिन में हमारी फसल तैयार हो जाती है, हार्वेस्टिंग कितने दिन में होती है। आज हम मटर की इस पूरी जानकारी के बारे में बात करेंगे। इसकी बुवाई की प्रक्रिया क्या रहती है और हमें मतलब कौन कौन से रोग लगते हैं, उसके लिए हमें क्या लगाना है, सारी बातें आज हम इस वीडियो में करेंगे। हमें कितनी दूरी पे अपने जो है मटर की फसल लगानी है और इसका जो है कौन कौन से फर्टिलाइज़र का प्रयोग करना है, अच्छी हार्वेस्टिंग के लिए हमें क्या करना है, ड्रिप सिस्टम क्या होता है, और सिंचाइयाँ जो हमारा इरिगेशन होता है वो किस प्रकार से करना चाहिए और कितना करना है, आज हम इस टॉपिक पे पूरे में बात करेंगे। और अभी तक जिन लोगों ने अपने भाई के चैनल किसान पुत्र को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुँच सके। चलिए हम बात करते हैं मटर की खेती जो है वो किस प्रकार से करनी है, इसमें हमें कौन किन बातों का ध्यान रखना है, आज हम इन सारी बातों पे बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा जो मटर का खेत होता है वो हमें किस प्रकार से तैयार करना रहता है। ये हमारी मटर की फसल जो है वो कितने दिन में तैयार हो जाती है, आज हम इस बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। मटर का जो हमारा हार्वेस्टिंग होती है वो हमारी करीब 70 से 80 दिन के बाद हमारी खेत में हार्वेस्टिंग होने लगती है। और अगर मैं इसमें सिंचाइयों की बात करूं तो हमारे इसमें जो सिंचाइयाँ करनी होती हैं हमें 2 से 3 सिंचाइयाँ करनी रहती हैं। और ड्रिप सिस्टम की भी हम इसमें बात करेंगे कि हमारा जो ड्रिप सिस्टम है वो किस प्रकार से रहता है और उसमें क्या प्रक्रिया रहती है। तो वीडियो में आप अंत तक ज़रूर बने रहें। अगर आप मटर की खेती करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाती है। तो मैं इसकी सबसे पहले बुवाई की प्रक्रिया के बारे में बात करता हूँ और हमारा कौन सा समय जो है वो बुवाई के लिए अच्छा रहता है उस बारे में पहले हम बात कर लेते हैं। हमारा जो बुवाई का समय रहता है वो अक्टूबर से नवंबर समय जो है अनुकूल रहता है। और अगर हम अर्ली बुवाई की बात करें तो अर्ली बुवाई जो होती है हमारी वो 15 सितंबर से स्टार्ट हो जाती है, यानी अगैती बुवाई जो बोलते हैं वो हमारी 15 सितंबर से स्टार्ट हो जाती है। और हम लेट की बुवाई करें तो हम लास्ट नवंबर तक इसकी बुवाई कर सकते हैं। और मेरे किसान भाइयों, अगर अर्ली बुवाई ही हम अगर करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर रहती है हमारे खेतों में, क्योंकि बुवाई में जो है क्योंकि ये मटर का जो खेती होती है इसमें हमारा 2-3 मतलब टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस रहता है। दूसरी जो हमारी कंडीशन आती है वो हमारा तापमान जो है वो 14 से 28 डिग्री सेल्सियस तक अगर रहता है तो हमारी खेती जो है मटर की वो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छी होती है, जिससे हमारी हार्वेस्टिंग भी बहुत अच्छी तरीके से रहती है। और हमें मिट्टी का जो टेस्ट कराना रहता है, मिट्टी का टेस्ट कराना भी बहुत ज़रूरी रहता है कि इसका पीएच जो है वो कितना रहना चाहिए कितना नहीं। हमारा जो मिट्टी का पीएच हो वो 5.5 से 7.5 तक ही होना चाहिए मटर की खेती के लिए। और मेरे किसान भाइयों, मिट्टी जो है हमारी वो काली मिट्टी भी हो सकती है, जलोढ़ मिट्टी भी हो सकती है और भुरभुरी मिट्टी जो है, इसमें सिंचाइयाँ भले ही ज़्यादा करनी पड़ती है लेकिन हमें जो है मिट्टी और भुरभुरी और पीली होनी चाहिए। अब चलो हम बात करते हैं हमें जो खेत जो है वो किस प्रकार से तैयार करना है। आप कल्टीवेटर की सहायता से जो है अपने खेत की महीन और खूब गहरी और बारीक जुताई जो है वो करा सकते हैं। और इस चीज़ का भी ध्यान रखना कि हमारे खेतों की चारों तरफ से जो है साफ़ सफाई रहनी चाहिए, हमारे खेतों में किसी प्रकार का कोई खरपतवार ना उग पाए। इन बातों का भी हमें ध्यान रखना होता है। और अभी तक जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इसकी बेसिक डोज़ की अगर बात करूं, बुवाई के समय हमें कौन सी बेसिक डोज जो है अपने खेत में बुवाई करनी, मतलब जो पहले ही फर्टिलाइज़र डालना होता है या देसी खाद का जो प्रयोग करना होता है उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो उसमें आपको जो है पहले तो 2 ट्रॉली देसी गोबर की खाद का प्रयोग करना है और साथ में एसएसपी जो है 100 किलो एसएसपी लेनी है। और जो पोटास जो है वो 60% में जो आती है उसका 30 केजी उसका प्रयोग करना है। और ये सारी चीज़ें जो है आपको प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करनी है, मतलब 1 एकड़ में 3 से 4 ट्राली आपको गोबर की खाद डालनी है और एसएसपी 100 किलो डालनी है। और पोटास जो आती है 60% में वो 30 केजी पोटास डालनी है। इन सभी को मिक्स करके आपको इसकी बुवाई करनी है। और
कल्टीवेटर या रूटावेटर की मदद से जो है इसको अपने खेत की मिट्टी में, अपनी सॉइल में जो है मिला देना है अच्छी तरीके से। ये होती है हमारी खेत की तैयारी। फर्टिलाइज़र ये हमें जो है अपने मटर की बुवाई से पहले ही प्रयोग करना रहता है। आप शायद वीडियो में भी देख पा रहे होंगे। और उन्नत किस्मों की अगर मैं बात करूं कि हमारा जो 5वीं कंडीशन आती है उन्नत किस्में, हमें कौन कौन सी उन्नत किस्में हमें लगानी है, तो उन्नत किस्मों की अगर मैं बात करूं तो पहली किस्म जो आती है हमारी वो UPL गोल्डन GS 10, और दूसरी किस्म जो आती है हमारी PSM 3, और तीसरी किस्म जो आती है हमारी वो AP 3, और चौथी जो आती है हमारी श्रीराम की सलोनी। ये चारों किस्में जो हैं वो बहुत ही अच्छी किस्में हैं। ये हमारी जो UPL गोल्डन है, ये हमारी इसकी हार्वेस्टिंग थोड़ी लेट होती है, यानी कि 90 से और 85 से 90 दिनों में इसकी हार्वेस्टिंग होती है। और PSM जो है ये इसकी हार्वेस्टिंग होने लगती है 60 से 65 दिन में, और AP 3 जो है ये 70 दिन में हार्वेस्टिंग होने लगती है इसकी। और श्रीराम सलोनी की अगर मैं बात करूँ तो इसकी हार्वेस्टिंग जो होती है वो हमारी 70 से 75 दिन में होने लगती है। चलिए मेरे किसान भाई, तो हम अगले टॉपिक के तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक जो हमारा होता है वो होता है सीड ट्रीटमेंट वाला। हमें जो है वो सीड ट्रीटमेंट किस प्रकार से और कितना करना है। तो चलो पहले हम बुवाई की बात कर लेते हैं। कितने क्षेत्र में जो है कितने बीज की बुवाई करनी है। हमें जो है प्रति एकड़ 60 से 80 किलो, अगर हम सही समय पर बुवाई करते हैं तो 60 से 80 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से हमें बीज की बुवाई करनी रहती है। मतलब मटर का जो बीज है वो हमें 60 से 80 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से बुवाई करनी रहती है। और अगर हम मतलब अर्ली बुवाई करते हैं तो हमें 80 से 85 किलो प्रति एकड़ बीज की ज़रूरत पड़ती है प्रति एकड़ के हिसाब से। और अगर हम लास्ट बुवाई करते हैं तब हमें वहीं जाके जो है करीब 70 से 75 kg प्रति एकड़ के हिसाब से हमें मटर की बुवाई करनी रहती है। अब इन बातों का ध्यान रखें, अगर आप अर्ली बुवाई कर रहे हैं तो आप ज़्यादा बीज की बुवाई करें। जैसे आप मतलब 15 सितंबर के आसपास या पूरे सितंबर माह में आप बुवाई कर रहे हैं, तब आप जो है मतलब 70 से 80 किलो या 90 किलो तक बीज ले सकते हैं। और अगर मैं इसकी बीज की मतलब बात करूं तो आपको बीज से बीज की जो दूरी रखनी है वो 4 से 5 सेंटीमीटर तक रखनी है। और आपको पूरा ग्राफ दिखाई दिया होगा। बीज की जो गहराई है वो हमें लगभग जो है 5 सेंटीमीटर गहराई में बीज की बुवाई करनी रहती है। पौधे से पौधे की दूरी 4 सेंटीमीटर रखनी होती है। हम अगले टॉपिक की तरफ बात करते हैं। हमारा जो होता है सीड ट्रीटमेंट, वो हमें किस प्रकार से करना है। सीड ट्रीटमेंट के लिए आप कार्बेंडाजिम जो आता है 12% में, और मैनकोजिम जो आता है 63% में WP, ये हमारा साफ़ के अंदर आता है। तो हमें साफ़ लेनी है जो वो 1 kg बीज के लिए 5 ग्राम लेनी है। मतलब 1 kg बीज का अगर हमें ट्रीटमेंट करना है तो 5 ग्राम साफ़ ले सकते हैं। यानी कार्बेंडाजिम 12% और मैनकोजिम जो 63% में आता है WP में, इसका 5 ग्राम का मिक्सचर जो है 1 किलो बीज के लिए सक्षम है। और अगर आपको लगता है कि आपके क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा हार्ड वाला फंगस आता है तो थाइपोनेट मिथाइल और ये जो पैराक्लोरोमोल होता है, इसकी 5% मात्रा जो है 2 ml बीज के लिए 2 ml बीज मतलब 2 ml इसकी मात्रा लेनी है, और 1 किलो बीज के लिए वो सक्षम रहती है। आप इसका बीज उपचार भी कर सकते हैं। और आप फिर भी अगर देखना चाहते हैं बीज उपचार कैसे होता है, तो मैंने एक वीडियो बना दिया है बीज उपचार के ऊपर। आप वो वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख लें। मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से जाके वो वीडियो देख लें और अपना जो है अपनी फसल जो भी है अच्छी तरीके से उसका बीज उपचार कर सकते हैं। सीड ट्रीटमेंट भी करना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि हमारी फसल में अगर फंगस का इफेक्ट आ जाता है तो हमारा जो है उत्पादन अच्छा नहीं होता है। और अगर मैं सिंचाइयों की बात करूँ तो हमें इसमें 3 से 4 सिंचाइयाँ सामान्यतः करनी पड़ती हैं। और सिंचाइयाँ जो हैं आप मतलब जैसे यूट्यूब पे बताते कि आप आपकी फसल फूल पे हो तब एक सिंचाई कर दो, एक बुवाई के समय कर दो, तो ऐसा नहीं है। आपको अपनी मिट्टी के हिसाब से जो है सिंचाई करनी है। 12-15 दिन के अंतराल पे आप सिंचाई कर सकते हैं। बस ये है कि आपके खेत में जो है नमी अच्छी तरीके से बनी रहनी चाहिए। मटर की खेती जो है वो अच्छी नमी में ही होती है। आपके खेत में जो है अच्छी तरीके से नमी बनी रहनी चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। 12 से 15 दिन या 20 दिन के अंतराल पर जो है आप सिंचाई करते रहें। हार्वेस्टिंग के समय तक आप सिंचाई करते हैं मटर के खेत में, यानी कि आपकी 3 से 4 सिंचाइयाँ अगर 15 दिन के अंतराल पर आप करते हैं तो आपकी 4 सिंचाइयाँ जो हैं मटर की खेती में होती हैं। इससे ज़्यादा सिंचाइयों की आपको आवश्यकता नहीं होती है। आप देख भी पा रहे होंगे कि ड्रिप सिस्टम से जो है वो किस प्रकार सिंचाई हो रही है, शायद आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे। सिंचाई का जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहता है हमारी फसल के लिए, क्योंकि हम अपनी फसल में अगर सिंचाई करते हैं, अगर आप सिंचाई कम करते हैं, मिट्टी में पूरी तरीके से नमी नहीं हो पाती तो हमारा जो है बढ़वार रुक जाती है
और हमें बहुत सी बीमारियां जो हैं वो भी देखने को मिलती हैं, क्योंकि जब हमारे खेत में ज़्यादा सूखापन होता है तो कई तरीके के फंगस भी हमारे खेत में बनने लगते हैं। तो इसलिए जो है आपको सिंचाई भी समय समय पर करते रहना चाहिए। और अगला जो हमारा टॉपिक आता है वो खरपतवार नियंत्रक। हमें खरपतवार नियंत्रक के लिए क्या लगाना है? तो खरपतवार नियंत्रक के लिए हमारा जो पेंडिमेथिलिन आता है उसको हमें लेना है 1 लीटर मात्रा 200 लीटर पानी में घोल के उसकी स्प्रे करनी रहती है हमें। पेंडिमेथिलिन 30% इसी फॉर्म में आता है हमारा। 1 लीटर मात्रा जो है वो हमारी 1 एकड़ के लिए सक्षम है। उसको 200 लीटर पानी में घोल के आप स्प्रे कर दें। और मतलब जैसे आपने बुवाई की, बुवाई के 2 से 3 से 4 घंटे बाद आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप अपने खेत में पानी से सिंचाई कर दें, जिससे जो है ये दवाई जो है हमारी, हम जो पेंडिमेथिलिन ले रहे हैं, ये अच्छी तरीके से इसका छिड़काव हो जाए और ये अच्छी तरीके से फैल जाए। ये हमारा जो है खरपतवार को करीब 40 दिन तक नियंत्रण रखती है। अगले 40 दिन तक, ये बुवाई से 40 दिन तक हमारे खेत में खरपतवार नहीं उगने देगी। और जिन भाइयों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें ताकि आने, और कमेंट भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंच सके। खरपतवार नियंत्रक का भी हमारी फसल में जो है बहुत ही बड़ा योगदान रहता है। और पाँचवीं अगला जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है हमारा स्प्रे का, कि हमारे इसमें जो है कौन कौन से रोग लगते हैं, उनके लिए हमें कौन कौन सी जो है दवा लगानी है। तो पहले अगर मैं मतलब जो इसमें रोग लगते हैं उनकी बात करूं, इसमें जैसे तना छेदक भी लगती है हमारी, और फल छेदक सुंडी भी लगती है, और काला बुनका जो होता है वो भी देखने में आता है, और ये रेड माऊ आती है, और कई तरीके के फंगस भी हमारे खेत में लगते हैं। तो इनके निवारण के लिए हमें क्या करना है वो बात भी हम कर लेते हैं। हमें जो है इसकी डोज जो रहेगी प्रति एकड़ के हिसाब से रहेगी। आप इन बातों का ध्यान कर लें। पहले जो भी मैं डोज बताऊंगा वो प्रति एकड़ में ही आपको लेनी है। आपको डोज में लेनी है जैसे एसीफेट 50% प्लस अमीडा क्लोरोप्राइड एसपी फॉर्म में जो आता है इसकी 35 ग्राम मात्रा, प्लस मैनकोजिम जो आता है और उसकी मैनकोजिम की 75% में जो आता है उसकी WP उसकी 40 ग्राम मात्रा, और सिस्टमिक जो क्वांटिस आती है सिजेंटा कंपनी क्वांटिस आती है उसकी 40 ml मात्रा। इन सभी को हमें मिक्स करके जो है, और स्टिकर इसमें 15 लीटर पानी में घोल के स्प्रे करनी है। 5 ग्राम के हिसाब से आप स्टिकर ले सकते हैं। ये जो हमें स्प्रे करनी है ये 20 से 25 दिन के अंतराल पे करनी है। दूसरी स्प्रे जो करनी है हमारी, जब फसल जो है 40 से 45 दिन 50 दिन की हो गई हो तब हमें करनी है दूसरी स्प्रे। इसमें लेना है हमें टेबुकोनाजोल 10% प्लस सल्फ़र जो है 65% WG, इनकी मात्रा लेनी होती है 40 ग्राम। और जो हमारा कोराजिन वाला सॉल्ट टेक्निकल आता है क्लोरेंटा नीलीपिरोल, उसकी हमें 10% पे जो आता है, और प्लस लेमडा 5%, इसकी हमें 8 ml मात्रा लेनी है। और फैंटिक प्लस जो आती है हमारी 10 ml। इन सभी को मिक्स करके जो है 15 लीटर पानी में घोल के प्रति एकड़ के हिसाब से आपको स्प्रे करनी रहती है। मैंने दोबारा चार्ट स्क्रीन पे दे दे रहा हूँ, आप इसको अच्छी तरीके से देख लें। इनकी हमें पहली स्प्रे जो रहती है वो 20 से 25 दिन में करनी होती है, और दूसरी जो स्प्रे रहती है वो 40 से 45 दिन 50 दिन की जब हमारी फसल हो गई होती है तब हमें इसकी दूसरी स्प्रे करनी रहती है। हम अगर ये स्प्रे कर देते हैं तो हमारी फसल में किसी भी प्रकार का और कोई भी रोग नहीं लगता है, जिससे हमारा उत्पादन जो है वो बहुत ही अच्छा रहता है। अगर वीडियो किसान भाइयों पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, और वीडियो को अंत तक देखें और अपनी फसल को जो है सही से उत्पादन बढ़ाएं। जय हिंद दोस्तों।